टीएन शेषन ही मात्र एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए भारत के इतिहास में और भारत के निर्वाचन आयोग के इतिहास में, जिन्होंने सत्ता के दबाव में काम नहीं किया, सत्ता के प्रेशर में नहीं काम किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डेमोक्रेसी के लिए जो बेसिक और बुनियादी जरूरतें अमल में लाने की जरूरत थी, उस प्रक्रिया को उन्होंने इस्तेमाल में लाया। इंदिरा गांधी ने उनको शिकायत की, नोटिस में लिया। टीएन शेषन साहब इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन हूं, यानी मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं और इलेक्शन कमिश्नर भारत सरकार का अंग नहीं है, भारत के संविधान का अंग है, रूलिंग पार्टी का अंग नहीं है, रूलिंग पार्टी से संचालित नहीं कर सकती, रूलिंग पार्टी को संचालन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपकी ऐसी कोई भी बात स्वीकार नहीं करूंगा जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो, जिससे लोकतंत्र की अस्मिता को खतरा हो, लोकतंत्र का महत्व कम हो। मैं ऐसी कोई भी बात, कोई भी शर्तें, कोई भी आदेश स्वीकार नहीं करूंगा। टीएन शेषन साहब ने यहां तक कहा कि मैं कोई घोड़ा नहीं हूं और सरकार कोई घुड़सवार नहीं है जो घुड़सवारी करे। मैं निर्वाचन आयोग हूं और निर्वाचन आयोग की जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इक्वल है। अभी जितने भी निर्वाचन आयुक्त हुए, अगर उनके कार्यकाल को उठा के देखा जाए, अभी बहुत सारे निर्वाचन आयुक्त जिंदा भी हैं और अभी वर्तमान का जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो नए हैं और जिंदा है, इन सभी का भी नार्को टेस्ट कराया जाए तो पता चल जाएगा ये ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सिस्टम के लिए गाइड किया गया संविधान के द्वारा, उसके आधार पे ये अपना रोल अदा कर रहे थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक रचनात्मक दोष है। रचनात्मक कारण यह है कि इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करने वाले लोग हैं। इसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी पर वो आज नहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। भारत में ईवीएम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारत में ईवीएम लाने की जरूरत भारत में 3.5% मनुवादियों को, उनकी पार्टियों को उस वक्त लाने की जरूरत पड़ी जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब इस देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत कर रहे थे। बिखरे हुए समाज को उनके अंदर सामाजिक जागृति और चेतना पैदा करके उन्हें संगठित कर रहे थे और भारत में, भारत के संविधान ने जो उन्हें अधिकार दिए, उन अधिकारों को लेकर उन्हें जागृत कर रहे थे। उसमें वोट का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था। वोट के अधिकारों को लेकर भी वो समाज के अंदर जागृति कर रहे थे, वोट के मूल्यों को भी समझाने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने DS4 नाम की संस्था बनाई, हरियाणा से मान्यवर काशीराम साहब चुनाव लड़ रहे थे,
अलग अलग हिस्सों में उन्होंने चुनावी सभा शुरू किया, डोर टू डोर लोगों को जाकर जगाने का, समझाने का प्रयास शुरू किया, महाअभियान शुरू किया। इस महाअभियान में जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब डोर टू डोर लोगों के बीच में गए, लोगों को वोट का महत्व समझाना शुरू किया कि वोट का अधिकार जो अभी तक समाज था, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के भारत में सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत आगाज भारत में जब तक नहीं हुआ था, समाज के अंदर चेतना उस स्तर पे नहीं आई थी, तो ये बहुसंख्य ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी का समाज यही मानता था कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार है। ये कभी एहसास नहीं किया, ये कभी उसके अंदर सोच नहीं पैदा हुई कि वोट का अधिकार राजा बनने का भी अधिकार है। वोट का अधिकार हमारे लोगों के अंदर इतनी ही समझ थी कि वोट का अधिकार राजा चुनने का है, तो चुन रहे थे। कभी नेहरू को चुना, कभी शास्त्री को चुना, कभी इंदिरा को चुना, कभी राजीव को चुना, कभी नरसिंह राव को चुना, कभी अटल को चुना। यही समझते थे कि वोट का अधिकार राजा चुनने का है, लेकिन बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश के मूल्यवासी बहुजनों को यह एहसास कराया कि वोट का अधिकार राजा बनने का भी अधिकार है। और इस अधिकार के जरिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शासक करती जमात बनना होगा, शासक करती जमात बनाने के लिए जो इस देश में फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन चला, वो आंदोलन तभी पूरा होगा जब समाज वोट का अधिकार राजा बनने के लिए इस्तेमाल शुरू करेगा। ते बातें 1981 में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, चुनौती देते हुए कांग्रेस को, बीजेपी को नारा दिया, सीपीआईएम के लोगों को नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नारा दिया तो मनुवादियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने चिंतन किया कि काशीराम जी तो ठीक ही कहते हैं, अगर जिस दिन ये बहुजनों को बात समझ में आ जाएगी वोट हमारा राज मनुवादियों का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन हम 3.5% लोग देश की व्यवस्था पर काबिज होने की तो छोड़ दो, गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन से बढ़ती हुई समाज के अंदर जागृति को काउंटर करने के लिए और भारत में लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, लोकतंत्र का हत्या करने के लिए और लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को में जो वोट का अधिकार है उन वोटों पर डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए उन्होंने ईवीएम भारत में 1982 में लाया। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने 1982 में ईवीएम लाया, 1981 में नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1982 में ही उसको काउंटर करने के लिए मनुवादियों ने ईवीएम लाया, कहा ईवीएम हमारा वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम न डिसाइड करेंगे तुम्हारा वोट किधर जाएगा। क्योंकि वो कल भी इस देश के मूल्यवासी बहुजनों को शासक करती जमात नहीं बनने देना चाहते थे और आज भी वो मूल्यवासी बहुजनों को शासक करती जमात नहीं बनने देना चाहते हैं। कल भी उन्हें मेजॉरिटी से खतरा था, कल भी उन्हें मेजॉरिटी से खतरा था, आज भी उन्हें मेजॉरिटी से खतरा है। अगर उन्हें मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता तो इस देश में वर्ण व्यवस्था क्यों निर्माण करते? अगर उन्हें मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता इस देश के लोगों को हजारों जाति के टुकड़ों में क्यों बांटते? अगर उन्हें मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता हजारों जाति के बांटे गए टुकड़ों को ऊंच नीच क्यों बनाते? अगर उन्हें मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता तो उनके अंदर भेदभाव क्यों पैदा करते?
अगर उन्हें मेजॉरिटी से खतरा नहीं होता तो भारत में ईवीएम क्यों लाते? जिसके पॉकेट में नोट नहीं होगा वो नोटों की चोरी करेगा, जिसके अकाउंट में नोट नहीं होगा वो नोटों की चोरी करेगा, जिसके खाते में वोट नहीं होगा वोटों की चोरी करेगा। तो भारत के मूल निवासी बहुजनों के वोटों पर डाका डालने की पिछले 2 दशक से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के जरिए साजिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में 195 देश यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। 31 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी मात्र 11 देशों में ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है। 11 देशों में मात्र 4 देश ऐसे हैं जहां पूरे देश में ईवीएम इस्तेमाल होता है चुनाव में। बाकी ऐसे 7 देश हैं जहां पायलट ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आंशिक कुछ क्षेत्रों में ईवीएम लगाई जाती, पूरे चुनाव में ईवीएम नहीं लगाई जाती। 2006 में नीदरलैंड ने ईवीएम को बैन किया। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए ईवीएम को बैन किया कि यह डेमोक्रेसी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2019 में दुनिया के तीसरे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया ने ईवीएम बैन किया। अभी बीते 6 महीने पहले ब्राजील में लाखों लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। भारत से सटा हुआ पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसने अभी 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया। ईवीएम में हर स्तर पर गड़बड़ियां हो रही है। हर चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ियों की खबरें सुनने को मिलती है। कभी ईवीएम हाईवे के किनारे फेंकी हुई मिलती है तो कभी अननेसेसरी अनाधिकृत जो वैन है, व्हीकल है, उसमें पकड़ी जाती है, कभी होटल में पकड़ी जाती है। ईवीएम की जगह कहां है? स्ट्रांग रूम से निकले पोलिंग बूथ पे जाए, पोलिंग बूथ से निकले तो कहां जाए? होटल में मिल रही है, अनाधिकृत व्यक्ति के गाड़ी में मिल रही है, हाईवे के किनारे मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ईवीएम के जरिए इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोटों पर डाका डालने की साजिश की जा रही है। यही नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 के कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो और किसी को स्वीकार करने की, कहने की जरूरत है क्या? भारत की सबसे बड़ी अदालत ने ये डिसीजन दिया, फैसला दिया। फैसले देने के बावजूद भारत में अगर ईवीएम इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो साजिश है, और वो साजिशें हर चुनाव में देखने को मिलती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के सीट पर जब पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपको जानकर हैरानी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2019 के साइट पे जाओ, उसके वेबसाइट पे जाओ, ईसीआई के वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पर डाटा पड़ा हुआ है। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर पड़ा हुआ है कि 2019 के इलेक्शन में, चुनाव में, ये 373 सीटों पे यानी 373 सीटों पर पड़े हुए वोटों से जब गिनती की गई, या तो कम निकले या तो ज्यादा निकले। यानी 220 सीटों पर खुद भारत के चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, 220 सीटों पर पड़े हुए वोटों से जब गिनती की गई ज्यादा निकले। 153 सीटों पर पड़े हुए वोटों से जब गिनती की गई तो कम वोट निकले। ये कम और ज्यादा कैसे हुए? डाका डालने के लिए हुए। और डाका डालने वाले लोगों का सरदार भी चुनाव लड़ रहा था 2019 का, वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था। वाराणसी के लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा था। चुनाव लड़ते समय वाराणसी की लोकसभा सीट पर कुल कितने वोट पड़े? 11 लाख।
जब गिनती की गई, गणना की गई, 12,87,000 वोट निकले, यानी 1,87,000 वोट, बड़े वोटों से ज्यादा वोट निकले। इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी तेजी से मशीन कांग्रेस और भाजपा को वोट दे रही है। इसलिए भारत में आज के तारीख में बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ियां की जा रही है, और यह गड़बड़ी करके जो सत्ता में जाने वाले लोग हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान और इस देश के लोकतंत्र और इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उसको बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। हमें गर्व है अभी आज के तारीख में ईवीएम के मुद्दे पे भारत में कोई मर्द है जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बावन मेश्राम साहब हैं। बाकी तो सारे चूड़िया पहन लिए घरों में बैठे हैं। अभी 2023 का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी हर जिले में बीजेपी के लोगों ने जबरदस्ती उनके प्रत्याशियों को हराया, लेकिन वो अपने प्रत्याशियों के लिए भी आवाज उठा नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। समाज उनको वोट दे रहा है लेकिन उनके वोटों की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें गर्व है, फक्र है, मुगल सराय में यानी चंदौली जिले के मुगल सराय नगर पंचायत की सीट से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सोनू किन्नर पर जो चुनाव लड़ रही थी, प्रशासन ने और बीजेपी के लोगों ने मिलकर उन्हें क्या किया, चुनाव हराने का काम किया। लेकिन किन्नरों ने अपनी लड़ाई लड़ी, समाज उनके साथ खड़ा था, लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के रिकाउंटिंग कराया। 438 वोटों पे सोनू किन्नर चुनाव जीत गई। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे और तीसरे नंबर की जो पार्टियां हैं वो हिजड़ों से भी बदतर हो गई है। हिजड़े लड़ रहे हैं लेकिन ये दूसरे और तीसरे नंबर के लोग समाज के किसी भी मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा, लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे तो ये व्यवस्था बदलेगी। गुलामों के साथ खड़े होंगे जिनको ये गले में सीबीआई और ईडी का पट्टा पड़ा हुआ है, वो हमारी लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमें लड़ने के लिए समाज में लाल पैदा करना होगा। इस दिशा में हम लोग सभी प्रयास करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद जी, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। और हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा जो भी साथी माताएं बहनें जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं उनका मैं नाम पुकारूंगा, बारी बारी से वो मंच पर आए। माननीय गोविंद बाबू जी वो अतिशीघ्र मंच पर आए और जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करें। उसके बाद श्रीपाल जी, उनसे भी निवेदन है कि वो अतिशीघ्र मंच पर आए और जन आंदोलन निर्माण निधि प्रस्तुत करें। इसके बाद मान्यवर अजय कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उनसे निवेदन है कि वो बारी बारी से जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें साहब को। इसके बाद माननीय कमला प्रकाश गौतम जी, उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और अब जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करें। इसके बाद माननीय शिरानी देवी, वो भी बारी बारी से मंच पर आए, साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं हर्षित और संगमित्रा, इसके बाद दोनों बच्चे आएंगे और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करेंगे। और जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं वो मंच पर आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी आज़ादी तभी जीती जा सकती है
जब उसके लिए मेहनत करके खून पसीना बहाया जाए। कोई भी आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विनोद कुमार तिसरण जी, पूर्णकालिक प्रचारक बामसेप, निवासी औरैया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये साहब को 1000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं। और हमारे बीच में हमारे भैया सुशील कठेरिया जी जो कि रसूलाबाद से हैं, उन्होंने जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की। और जो भी साथी करना चाहते हैं वो शीघ्र मंच पर आ जाए। 1000 रुपये विनोद कुमार तिसरण जी जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें माननीय प्रोफेसर बिलाल खराज जी, राष्ट्रीय महासचिव बामसेप। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे बारिश हो या चाहे तूफान हो, चाहे सरकार के द्वारा अवरोध हो, इसके बावजूद ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है। अभी हमारे युवा वकील साहब कुछ दस्तावेजी आधार पर बता रहे थे कि देश में और खासकर कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। जब कानून का राज खत्म हो जाता है उसी को तानाशाह कहते हैं। कानून का राज अगर खत्म हो जाता है इसी को तानाशाह कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश और देश भी तानाशाह की तरफ जा रहा है। इसका दूसरा मतलब है ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाना चाहिए था? राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च है, प्रथम नागरिक है। मगर राष्ट्रपति आदिवासी समूह से है, राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया बल्कि शंकराचार्य को निमंत्रण दिया। और शंकराचार्य का मतलब है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध राजाओं का कत्लेआम किया और यूनिवर्सिटीज को ऊपर कब्जा किया। अब ये बोलते हैं ना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम बोलते हैं ना, ये मूलतः बौद्ध विहार है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बौद्ध विहार है। और बौद्ध विहारों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, उस शंकराचार्य ने कब्जा किया। और कब्जा करने के पहले क्या किया? बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। तो शंकराचार्य जो उपाधि है ये आतंकवादी ब्राह्मण की उपाधि है। लोकतंत्र में ब्राह्मणों ने आतंकवाद के प्रतीक को नए संसद भवन के लिए बुलाया। मगर ऐसा ब्राह्मणों ने क्यों किया? ब्राह्मणों को मालूम है इसकी प्रतिक्रिया बहुजन समाज से होगी। मगर ब्राह्मणों ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया, ये जानने और समझने के लिए मैं आपको इसके पहले का एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि तुलना करने से आपको समझ में आएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया
और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन गया। भारत आजाद हो गया। आजाद भारत का नया संविधान बन गया। जब संविधान बन गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने दिल्ली से बनारस के ब्राह्मणों को टेलीफोन किया, मैं बनारस आ रहा हूं, साथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति को ले आ रहा हूं, आप 200 कम से कम 200 ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और वहां पंडाल लगाओ, देखो मैं क्या करता हूं। प्रथम राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं थे, चौथे वर्ण के थे, कायस्थ थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ब्राह्मण था, मगर भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो जाति से कायस्थ थे, और कायस्थ व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर का आता है। पंडित नेहरू राजेंद्र प्रसाद को बनारस लेकर गए। पेंडॉल के अंदर 200 ब्राह्मण बैठे हुए थे और 200 ब्राह्मणों के बीच में पंडित कश्मीरी ब्राह्मण नेहरू ने कहा, इन 200 पंडों का आपको पैर धोना है और पैर धोकर थोड़ा गिलास भर पानी लेना है और उन 200 ब्राह्मणों के सामने थोड़ा भर पानी जबान में रखना है। पीना न पीना बात की बात है, मगर दिखाना है 200 ब्राह्मणों के बीच में। ऐसा किया। प्रथम राष्ट्रपति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए और धुलवाकर थोड़ा पानी पीने को कहा, और उसकी खबरें छपकर आई। देश का नया संविधान बन गया था, देश की नई प्रणाली आई थी। किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर को बुरा लगा और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ये लोकतंत्र के आरंभ में ही ऐसा है तो मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। नेहरू को शर्म आनी चाहिए थी। आज है कोई नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाला? है कोई? ईवीएम ने तो विरोधी खत्म कर दिए। बॉम्बे में थाना जिला है, वहां एक मेंटल अस्पताल है। तो बाबा साहब ने कहा, नेहरू को तो मेंटल अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री होने के लायक थोड़ी है, उसको मेंटल अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के साथ अगर नरेंद्र मोदी की तुलना करके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी होम हवन किया, शेड्यूल आया, सवेरे 7 बजे पंडित जी के साथ प्रधानमंत्री जी और स्पीकर सभापति महोदय बैठेंगे और दोनों होम हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। क्या देश पंडितों के होम हवन से चलता है? क्या पंडितों के होम हवन से देश चलता है या भारत के संविधान से देश चलता है? फिर पंडित जी ने होम हवन किया, उनको ब्राह्मणवादी एक राजदंड दिया। राजदंड स्वीकारने के पहले भारत का प्रधानमंत्री जमीन पर सपाट हो गया, लेट गया, और ब्राह्मणों ने उसकी तस्वीरें खींची और प्रोपेगेंडा किया। क्या प्रोपेगेंडा किया? कि भारत का प्रधानमंत्री संविधान के इशारे पर काम नहीं करता है, नागपुर के संघ प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर काम करता है। पंडित नेहरू ने प्रथम राष्ट्रपति को 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए। संदेश क्या दिया? पंडित नेहरू ने पंडित ब्राह्मणों को संदेश दिया, भले ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाई है, मगर व्यवहार में संविधान को मैं लागू नहीं होने दूंगा। ये पंडित नेहरू ने संदेश दिया। अब वर्तमान में भागवत ने क्या संदेश दिया?
2025 को आरएसएस को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की बातें बकवास में करते आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग पूछ रहे आप कब तक करोगे। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को मैसेज दिया कि हमारी व्यवस्था आ गई है, अब हमें संविधान भी नहीं रोक सकता। ये उसका मतलब है ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है। ये घटना से ये संदेश ब्राह्मण को देना चाहता है। तो इतनी जरूरत 3.5% ब्राह्मणों की कैसे हुई? इतनी बड़ी औकात ईवीएम है। ब्राह्मणों को डर नहीं लग रहा है। सरेआम संविधान की कॉपी जलाई जा रही है, ब्राह्मणों को डर नहीं लग रहा है। संविधान के प्रतीक का अपमान किया जा रहा है, शेरों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों को डर नहीं लग रहा है। तो ये सारा संभव कहां से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हजारों किसानों ने अपनी जान दी। ब्राह्मणों को डर लग रहा है क्या? चुनाव का डर लग रहा है क्या? 2000 उत्तर प्रदेश का ओ मिश्रा नहीं, वो जो चुनाव किसानों को कुचल कर डाला, हाँ, मिश्रा के बेटे ने किसानों को कुचल कर मारा, और वहां लगभग 7 सीटें बीजेपी की चुनकर आई, जहां किसानों को कुचल कर मार डाला। 2022 में कम से कम वहां तो चुनाव में बीजेपी हारनी चाहिए थी, जहां किसान की हत्या कर दी गई, खुलेआम हत्या कर दी गई। ईवीएम से उनका हौसला बढ़ रहा है। और ईवीएम जो विषय है, इसके बारे में राजनीतिक नेता बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बोलेंगे तो लालू प्रसाद यादव की तरह मुझे जेल में जाना पड़ेगा, ये डर है। पॉलिटिकल पार्टी के हैं जो बड़े बड़े नेता, जिनको हम बड़े बड़े नेता मानते हमारे समाज के लोग, वो लोग बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? कल मुझे लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में न जाने पड़े। तो उनकी कमजोरी हो सकती है, हमारी क्या कमजोरी है? हमारी कोई कमजोरी नहीं। साथियों, ईवीएम मशीन को ब्राह्मणों ने लाया, ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ब्राह्मण ने लाया, वाजपेयी ने समर्थन दिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ईवीएम को लाया। सन 2000 तक कांशीराम साहब को समझाते समझाते राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मौका मिला। मान्यवर कांशीराम जी के समय तक कोई भी सिंगल पार्टी रूलिंग में नहीं आती थी, कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत से रूलिंग में नहीं आती थी। कांशीराम साहब के उदय होने के कारण तो उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, एनडीए यूपीए। मगर 2004 में कांग्रेस ने देखा कि ये रीजनल पार्टियां भी बड़ी सिरदर्द बन रही है, और कांशीराम साहब की पार्टी का राष्ट्रीय उदय हो गया है। और कांशीराम साहब का तो सपना था 2006 में हम केंद्र में बैठेंगे। कांशीराम साहब का सपना था 2006 में हम केंद्र में बैठे। तो कांग्रेस ने 2004 में ईवीएम घोटाला किया और 2009 में ईवीएम घोटाला किया। 2 बार ईवीएम घोटाला करके केंद्र की सत्ता हथिया ली। आडवाणी और बीजेपी के लोगों ने समीक्षा किया, बीजेपी कैसे नहीं आ रही, कांग्रेस ही आ रही है। कभी वो आते थे, कभी हम आते थे, अब कांग्रेस ही आ रही है, हम क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने उसका स्टडी किया, अध्ययन किया
और अध्ययन करने के बाद पता चला कि ईवीएम घोटाला करके बीजेपी चुनकर आ रही है, कांग्रेस चुनकर आ रहे हैं। खुद सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु में जिस चुनाव सीट पर खड़े थे, उनको वोट कहीं पर 1 मिला, कहीं पर 2 मिला, कहीं पर 0 मिला। उनको भी बड़ा ताज्जुब लगा सुब्रमण्यम स्वामी को, तो उन्होंने ज्यादा अध्ययन किया, एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया और उनके सामने ये बात सामने आई कि कांग्रेस ने 2 बार ईवीएम घोटाला किया है। मगर ये सिद्ध करने का जरिया सुप्रीम कोर्ट है। वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने सबूत पेश किए और आखिरकार 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सदाशिवम ने फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव नहीं हो सकते। कितना बड़ा जजमेंट है। मगर ब्राह्मण मनिया मीडिया ने इसको दिखाया नहीं, इसको टीवी पर दिखाया नहीं, इसको अखबारों में छापा नहीं। 2013 में यह जजमेंट आया, 2023 में हम बात कर रहे हैं। आज भी लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये लोग खुलेआम कैसे बोल रहे हैं। आज भी खुलेआम बोल रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं आता। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीता जाता है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, उसने दिया हुआ फैसला है। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसले के आधार पर हम बोल रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सामने आया, अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है तो ठप्पे लगाने वाली मशीन को, ठप्पे लगाने वाला जो पुराना तंत्र था उसको जारी रखे क्या? तो बीजेपी के लोगों को यह अंदाजा हुआ कि इसको हम डिनाई करें तो फिर और बहुजन आ जाएंगे। तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के साथ मिले और बीजेपी वालों को कहा, हमने 2 बार घोटाला किया है, आप भी 2 बार घोटाला करो। हमने 2 बार किया, आप भी 2 बार करो। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कांग्रेस की सहयोग से बीजेपी ने 2014 का चुनाव जीता और कांग्रेस की मदद से 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीता। कांग्रेस वाले लोग नरेंद्र मोदी को ढेर सारी बातें बोलते हैं, राफेल घोटाले पर बोलते हैं, चौकीदार बोलते हैं, चोर बोलते हैं, मगर सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम घोटाला है। ईवीएम घोटाले पर कांग्रेस के लोग अपना मुंह नहीं खोलते। समझौता है, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। कांशीराम साहब इसको कहते थे, ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है। सांप आएगा तो भी डसेगा, नाग आएगा तो भी डसेगा। ईवीएम इस्तेमाल करने के पहले क्या होता था? कांग्रेस सत्ता में आती थी, बीजेपी विपक्ष में जाती थी, फिर बीजेपी आती थी, कांग्रेस जाती है। बीजेपी वालों को तो यही कहना है कि हम जा रहे, तुम आ रहे, तुम आ रहे, हम जा रहे, अब तुम ही कैसे आ रहे? तो उनको पता चला ईवीएम घोटाला। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आगे? क्या है वोटिंग? वोटिंग करना मतलब क्या करना है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वोटिंग करना मतलब फंडामेंटल राइट है। अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनना ये भारत के संविधान ने भारतीय लोगों को दिया गया मूलभूत अधिकार है। और वोट की अगर चोरी हो जाए तो आपके मूलभूत अधिकार की ही चोरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए फैसला, दूसरा और एक फैसला सुनाया साथ में, और फैसला क्या है? ईवीएम मशीन के साथ अगर आप ईवीएम मशीन से अगर आप चुनाव करते हो तो ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। इसीलिए अकेले ईवीएम से आप
चुनाव प्रक्रिया को नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी मशीन जोड़ो। उस मशीन को नाम दिया गया वीवीपीएटी सिस्टम, यानी पर्ची निकलने वाली मशीन, यानी चोरी पकड़ने वाली मशीन। 2013 को दो बड़े मुद्दे सामने आए। ईवीएम पारदर्शी नहीं है, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए चोरी को पकड़ने के लिए पर्ची निकलने वाली वीवीपीएटी सिस्टम लगाओ। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 2014 में जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी मशीन लगानी चाहिए थी कि नहीं लगानी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लगानी चाहिए थी। कितनी लगाई? कितनी लगाई? अभी भी भारतीय लोगों को मालूम नहीं है। 0.44 यानी ½ वीवीपीएटी लगाई। ये जानकारी भारतीय लोगों को नहीं है, इसलिए तो ये घोटाला नहीं है, ये ब्रह्म घोटाला है। ईवीएम क्या है? ब्रह्म घोटाला। केवल 0.44 यानी ½ भी नहीं लगाया। कई जगह पर तो एक कैंडिडेट को वोट भी नहीं मिला। वीवीपीएटी उसके चुनाव क्षेत्र में था, वीवीपीएटी के बावजूद वो हार गया। उसका और उसके बीवी का झगड़ा हुआ तो उसने बीवी को कहा रिश्तेदार को छोड़ दे, सगे संबंधी को छोड़ दे। माँ बाप का कभी नहीं माना होगा तो माँ बाप ने भी वोट नहीं दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है मैंने तुम्हें कभी झापड़ झुपड़ मारी होगी, इसलिए तुमने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, मगर मैं इतना नालायक नहीं हूं कि मैं अपने आप को वोट न डालूं। कैंडिडेट 0, उम्मीदवार कोई वोट नहीं। अब ईवीएम को कैसे पता ये कैंडिडेट का वोट है? चोरी करने वालों को धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं तो उन्हें क्या पता है? कैंडिडेट का भी वोट 0। साथियों, 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया। 2014 के बाद माननीय वामन मेश्राम साहब ने फैसला किया कि ईवीएम से अगर ब्राह्मण चुनकर आ रहे हैं तो इसका बंदोबस्त 2019 के पहले करना होगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की। सुप्रीम कोर्ट में माननीय वामन मेश्राम साहब ने केस किस आधार पर दायर की कि सुप्रीम कोर्ट मान्य करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आपने वीवीपीएटी लगाने के लिए कहा। 2014 में अपने वीवीपीएटी नहीं लगाया, न के बराबर लगाया, नहीं लगाया, तो फिर आपके फैसले का मूल्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने माननीय वामन मेश्राम साहब की बात को एग्री किया और कहा ये तो हमको खुद कहना चाहिए था, ये आदमी कह रहा है, ये हमको खुद कहना चाहिए था कि हमारे जजमेंट की तौहीन हो रही है, उसका अमल नहीं किया जा रहा है। माननीय वामन मेश्राम साहब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इस केस के मामले में मेश्राम साहब जीत गए और वामन मेश्राम साहब के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी सरकार को ऑर्डर निकाला कि 2019 में जो चुनाव होंगे जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी सिस्टम लगाओ। अगर 15 लाख ईवीएम मशीन है उतनी लगाओ। मगर जब 2019 नजदीक आया तो विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को पहले बीजेपी ने समझाया कि वामन मेश्राम अब जीत गए हैं, 2019 में नरेंद्र मोदी चुनकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वामन मेश्राम के समर्थन में 100% वीवीपीएटी लगाने का फैसला आया है, तो इससे चोरी पकड़ में आएगी। अगर वामन मेश्राम के समर्थन में जो फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ दूसरा फैसला अगर देना है तो कांग्रेस को बीच में लाना होगा। कांग्रेस ने बीच में आए, बीजेपी के कहने पर कांग्रेस के लोग बीच में आए और विपक्ष के लोगों ने 50%
वीवीपीएटी की मिलान करने की डिमांड की, जबकि 100% लागू था। सुप्रीम कोर्ट ने वामन मेश्राम जी के समर्थन में फैसला दे दिया है। साथियों, अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट गए और जज महोदय जो थे उन्होंने अपने पहले के जज ने जो फैसला दिया वामन मेश्राम जी के समर्थन में, उसको दरकिनार कर दिया। कांग्रेस ने और न्यायपालिका ने और चुनाव आयोग ने 2019 में बीजेपी को जीत हासिल हो, इसके लिए नया फैसला दिया और उस फैसले के आधार पर यह कहा कि 2% वीवीपीएटी की मिलान करो। अगर 100% ईवीएम मशीन है तो 100% वीवीपीएटी लगाओ, ताकि एक वोट से ना कैंडिडेट हारता है, एक वोट से ना हारता है। तो आप 2% की डिमांड क्यों कर रहे हो, जबकि आपके पहले के जज ने 100% वीवीपीएटी लगाने को कहा था। जज महोदय थे सर न्यायाधीश गोगोई को आरएसएस के लोगों ने पकड़ा। संभावना ये भी है कि आरएसएस के ही लोगों ने एक महिला को तैयार किया होगा और आरएसएस के ही प्लान के तहत उस महिला ने गोगोई के ऊपर आरोप लगाया होगा और उस महिला का आरोप खबरों में आ गया, मीडिया में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील महिला ने आरोप लगाया, ये जो जज महाशय है सर न्यायाधीश गोगोई, इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। जज के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया गया, मेरा यौन शोषण किया। तो जज साहब की इंक्वायरी लगाना का काम शुरू हुआ और जस्टिस सर न्यायाधीश गोगोई की इंक्वायरी दूसरे नंबर का जो जज है जस्टिस बोबड़े, इनके द्वारा की गई और जस्टिस बोबड़े के द्वारा गोगोई को क्लीन चिट दिया गया, मगर समझौता किया गया कि आपको ईवीएम के मामले में वामन मेश्राम के खिलाफ फैसला देना होगा। हम आपको शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं, आप हमारे समर्थन में बोलो, हम आपको क्लीन चिट देते हैं। गोगोई को क्लीन चिट दिया। जिस महिला ने आरोप लगाया जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस महिला की जांच हुई, उसने भी उसको मुक्त घोषित कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ जिसने जिसके ऊपर आरोप लगाया वो भी निर्दोष और जिसके ऊपर लगाया वो भी निर्दोष, वो दोनों मुक्त हो गए और सत्यानाश हमारे समाज का हो गया। जज को ब्लैकमेल किया गया ताकि वामन मेश्राम के समर्थन में जो फैसला आया है इसके विरोध में नया फैसला दिया जाए। जैसे 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आम फैसला नहीं किया गया, मीडिया को दिखाया नहीं गया, उसी तरह वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, उसको भी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, उसको भी आवाम मुंह में तक नहीं पहुंचाया, इसलिए जनता में विद्रोह हुआ ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को। इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं और खुलेआम क्या कह रहे हैं, तथ्य और सबूत के आधार पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये जो ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग चोरों का सरदार है और चुनाव आयोग को मैनेज करके अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों को हुक्मरान बनाया जा रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर जिस समाज को बोलते थे जाओ अपनी दीवारों पर लिखो कि मुझे इस देश की शासक जमात बननी है, आज क्या हो गया, जिस समाज को बाबा साहब अंबेडकर ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने शासक जमात बनाने को कहा और मान्यवर ने करके दिखाया, उस समाज की हालत क्या है, आज वो कटोरा लेकर सड़क पर आ गया है। वो शासक बनना तो दूर, आज वो कटोरा लेकर सड़क पर आ गए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इनकी मगरूरी कितनी बढ़ गई। 2014 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम कौन सा किया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन, एक कमीशन था वो रद्द कर दिया।
5 साल की योजना बनाने वाला जो कमीशन था वो रद्द कर दिया और एक नया कमीशन बनाया। उस कमीशन का नाम है पॉलिसी कमीशन। ऐसा कमीशन भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि पॉलिसी कमीशन होगा। पॉलिसी कमीशन बनाया और उसका जो हेड है मिस्टर कांत, इसने मीडिया के सामने आकर कहा 2016 को, क्या कहा? अब भारत सरकार किसी को जवाब नहीं देगा। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जवाब देना, उद्योग चलाना, सरकारी कंपनियां चलाना, रेल चलाना, अस्पताल की सुविधा देना, शिक्षा का प्रावधान करना, स्वास्थ्य का इंतजाम करना, ये भारत सरकार का काम नहीं है। हम सभी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने वाले, एक गुपचुप तरीके से नहीं किया। पहले होता था, कांग्रेस बीजेपी के लोग रात को डिनर के लिए इकट्ठा बैठते थे, बोलते थे कि ये संविधान के कारण हमें विपक्ष का नाटक करना होगा, आपको सत्ता का नाटक करना होगा। आज हम नॉनवेज खाते हैं, वेज खाते हैं, और कल हम क्या करेंगे? हम कुछ हंगामा करने के लिए खड़े होंगे, कुछ लोग वॉकआउट करेंगे। उसी स्थिति में आप कानून पास करो, उसी स्थिति में आप प्राइवेटाइजेशन करो। हम नाटक करेंगे कि हमने तो लोकतंत्र बचाने के लिए वॉकआउट किया, और आप कहना कि बहुमत से पारित हो गया। अभी तो खुलेआम बोल रहे, प्लानिंग नीति आयोग का चेयरमैन क्या कह रहा है? भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रेल चलाना, शिक्षा का प्रावधान करना, स्वास्थ्य का इंतजाम करना। साथियों, ईवीएम मशीन से अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का इतना फायदा हुआ कि हजारों की संख्या में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर भेज दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शासन करती जमात बनाओ, अभी रेल भेज दिया। कौन सी शासन करती जमात? नौकरी नहीं करने लायक बच गए। अभी ये नया शिक्षा कानून बना, बीजेपी की आरएसएस की शाखा विद्या भारती, आरएसएस की विद्या भारती, संस्कार भारती, ये जो शाखा है, इन्होंने कहा, क्या कहा? क्लॉज नंबर 6 में कहा, आप इधर गांव देहात से लोग आए हो, आपको एक बात अगर समझ में आ गई ये ईवीएम की सरकार क्या कर रही है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। क्या कहा उसने? क्लॉज नंबर 6 में कहा, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को मास्टर जी क्या पढ़ाएंगे? पैतृक धंधे का शिक्षा देंगे। आहिर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कुर्मी के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? किसान के बच्चों को हल कैसे जोता जाए। चमार के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? चमड़े को कैसे सिलाया जाता है। नाई के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हजामत कैसी की जाती है। या मुस्लिम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? टायर का पंक्चर कैसे किया जाता है। क्या भारत के संविधान ने यह कहा कि आपको पढ़ाई में पैतृक धंधे का शिक्षा दिया जाएगा? ये तौहीन है भारत के संविधान की, और भारत के लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि मीडिया नॉन इश्यू को इश्यू बना रहा है। इसलिए साथियों, ईवीएम के द्वारा हमारे लोगों का सत्यानाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम की चीज नहीं बची है। दिन दहाड़े रेपिंग हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े कट्टे से उड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हत्या रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव के लिए खड़े हुए और 2019 में उनके चुनाव क्षेत्र में 11 लाख वोटर थे उनकी सीट पर, मगर कितने वोट मिले नरेंद्र मोदी को? कोई तुर्रम खान नहीं है कि पूरे के पूरे वोट ले ले। नरेंद्र मोदी को पूरे के पूरे वोट मिले। कितने? 12,87,000। बड़ा कमाल का मामला है। ईवीएम घोटाला उत्तर प्रदेश के लोगों को समझने के लिए अभी काजल निषाद, ये जो निषाद कम्युनिटी की जो महिला थी, समाजवादी पार्टी से चुनाव के लिए खड़ी हुई,
उसकी चुनाव क्षेत्र में वोट की संख्या है 3,64,000। कितनी है? 3,64,000। कुल वोट की संख्या है 3,64,000। जब गिनती की वोट की तो वोट कितने निकले? 5 लाख। आपके मेयर के चुनाव में हुआ। अब जिस पार्टी की वो प्रत्याशी है वो रोकर कह रही है कि मुझे ईवीएम ने हराया है, मगर उसका जो बड़ा नेता है वो ईवीएम के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी ने और बसपा नामक पार्टी ने ये सारे के सारे बीजेपी के लोग चुनकर कैसे आ गए, और ये आंकड़े सिद्ध करते हैं ईवीएम घोटाला हुआ। अगर इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश अगर बंद कर दिया होता तो देश भर में आग लग जाती कि नहीं लग जाती? देश भर में आग लग जाती। 2024 दूर है, लग जाती। मगर उनको लग रहा है कि अगर विरोध किया ईवीएम को लेकर तो कहीं हमें जेल की हवा न खानी पड़े। फिर लड़ाई लड़ेगा कौन? उसकी तुलना में किन्नर आदमी, सोनू किन्नर, उसका नाम है सोनू किन्नर, वो चुनाव के लिए खड़ा हुआ और चुनाव में और चुनाव में उसको हरा हुआ घोषित कर दिया, पराजित घोषित कर दिया। उसको बहुत बुरा लगा। किन्नर होने के बावजूद उसको बहुत दिल को ठेस पहुंची। उसने कहा रिकाउंटिंग करो, तो अधिकारी ने कहा भाग जाओ, अब हार गए भाग जाओ। जब उसको जलील किया जा रहा था तो उसको पुलिस वालों को कहा इनको भगा दो। तो जो कैंडिडेट है उसके समर्थक किन्नरों को बुरा लगा तो वो प्रत्याशी ने अपने बदन के कपड़े उतार दिए, नंगा हो गया। और जब वो नंगा हो गया और सोशल मीडिया में वो लाइव शुरू हो गया, पुलिस वालों को लगा रहे नंगे के सामने हम भी दिख रहे, भाग जाओ भाग जाओ। तो वो किन्नर ने डंडा उठाया और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर भगाना शुरू कर दिया। सारे लोग देखने लगे, अरे क्यों भगा रहा है? फिर चुनाव अधिकारी को लगा पुलिस को भगाया, मुझे कहीं आकर ऑफिस में घुसकर मुझे तो नहीं भगाएगा। उसने आदमी भेजा कि उसको यहाँ से सम्मान बुलाओ, मैं रिकाउंटिंग करता हूं। और रिकाउंटिंग किया। बीजेपी के प्रेशर होने के बावजूद बीजेपी को लगा अरे एक किन्नर ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। ये सोशल मीडिया में मिलियन में घंटों में देख लिया। कहीं कल नरेंद्र मोदी को दौड़ा दौड़ा कर तो वाराणसी से नहीं भगाएंगे। बीजेपी का प्रेशर होने के बावजूद सोनू किन्नर को बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ था, वो सोनू किन्नर बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी को हरा हुआ घोषित कर दिया और सोनू किन्नर को विजयी घोषित कर दिया। ये घटना से अब लग रहा है कि अब ये जो पुना पैक के दलाल और भड़वे हैं, इनकी जगह पर किन्नरों को ही खड़ा कर दिया जाए। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो ईवीएम घोटाले से चुनकर लाए हुए लोग हैं। वो भी पुना करार की नाजायज औलाद है, रिजर्व सीट से चुनकर आते हैं। साथियों, ईवीएम हमारे लिए सत्यानाश का कारण है। सत्यानाश की वजह है लोकतंत्र की हत्या की वजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसके लिए माननीय वरवामन मेश्राम ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर आए। ये तो दुख दर्द भरी वाली कहानी है, इससे निजात कैसे पाया जाए, ये समस्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इसलिए माननीय वरवामन मेश्राम साहब ने ऐलान कर दिया कि 5 लाख लोग मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाएंगे। वो आ जाएंगे, उनका निषेध करेंगे दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयोग उसके मुख्यालय पर जाकर विरोध जताएंगे। 5 लाख लोग ऑल इंडिया से जाएंगे। इसके बावजूद नहीं मानते हैं तो माननीय वरवामन मेश्राम जी ने ऐलान किया भारत बंद करेंगे। ईवीएम को लेकर
भारत बंद किया जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों को पता होगा कि ईवीएम से उनका सत्यानाश हो रहा है। ये जागृति किस लिए की जा रही है? कल माननीय वामन मेश्राम साहब ने भारत बंद का ऐलान किया तो जगी हुई जनता भारत बंद का प्रचार करेगी, भारत बंद कर दिया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो 2024 का चुनाव आएगा, 15 लाख ईवीएम मशीन है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे 90 अफसुट विंग है, 31 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4,500 तहसीलों में है, 15 लाख बूथ है, 15 लाख कार्यकर्ता रेडी करने हैं केवल कि आपको जाना है, वोट डालने के नाम पर जाना है और ईवीएम मशीन को उठाना है और चुनाव अधिकारी को आवाज देकर कहना है। रिकॉर्ड करो, कल मैं नकारने वाला नहीं हूं, मैंने नहीं फोड़ा, तुम्हारे सामने पटक रहा हूं, ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। जो ईवीएम मशीन भारत के मूल निवासी बहुजनों को गरीब बना रहा है, भिखारी बना रहा है। अब भारत वो नारे कैसे लगा रहा है भागवत? भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, नारे लगा रहा है। नारे क्या लगा रहा है? भारत विश्व गुरु बन गया है। भारत कैसे बन गया मालूम है? भारत दुनिया का नंबर 1 का भिखारी देश बन गया है। वो हमारे लोगों को पता न चले कि तुमको हम ब्राह्मणों ने भिखारी बना दिया, और ऐसा वैसा भिखारी नहीं बनाया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 में भारत का 109 नंबर हो गया। भारत भिखारी, बांग्लादेश गरीब, बांग्लादेश भारत से अच्छा है। जिस देश से नारे लगाते पाकिस्तान के नाम से, वहां भूखमरी कम है, श्रीलंका में कम है, भारत में, एशिया में और वर्ल्ड में नंबर 1 की गरीबी और भूखमरी है। तो इसीलिए साथियों लड़ना तो होगा, नहीं लड़ोगे तो कुत्ते की मौत पर आज भी मारे जा रहे हैं। आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को जानवरों की तरह मार दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या करना होगा? लड़ना होगा, और लड़ने के लिए किसी भी विकट परिस्थिति में, चाहे हवा आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निरंतर 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। हम किसकी परवाह नहीं करते। तो आप लोगों को क्या करना होगा? एक कार्यक्रम होते ही आपके जिले में कितने गांव है उसकी सूची बनाना है, शाम के समय में दिन भर काम करना है, शाम के समय में गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ मीटिंगें लेनी है और कार्यकर्ताओं को विभाजन करना है, कार्य विभाजन करना है। 2024 तक आपको इसकी तैयारी करनी है और अगला आदेश आने तक आपको फील्ड में डटे रहना है। यही संदेश देने के लिए हम आपके पास आए, क्योंकि महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, क्या कहते थे? जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आपको समझ में आ गया? तो आपको दुश्मन मालूम है, दोस्त मालूम है, मगर जो मेहनत मजूरी कर रहा है उसकी पूरी अकल, पूरी ताकत, पूरा श्रम दिन भर की रोटी कमाने में जाता है। अगर उस तक ये मैसेज आप पहुंचा दो, आपकी दुख, गरीबी और लाचारी का मूल कारण ये ईवीएम मशीन है, तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे करो आंदोलन, हमारा समर्थन है। इसकी दूसरी वजह है ये विदेशी ब्राह्मण। अब 2 बातों का आपको प्रचार करना है ईवीएम हटाने के लिए, और ईवीएम के जरिए से ब्राह्मण क्यों ये षड्यंत्र कर रहे हैं? तो 2001, 2009, 2011, 2019
ये वर्षों में ब्राह्मणों के अलग अलग समय पर डीएनए टेस्ट हुए और डीएनए टेस्ट में पता चला ब्राह्मण भारत का निवासी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है। और जो बहुजन समाज जाति को गर्व मानता है और दूसरी जाति से मेरी जाति कैसे श्रेष्ठ है इसके लिए जिंदगी खपा देता है, वो बहुजन समाज के लोग 6,500 जाति में बांटे गए लोग, इनका डीएनए आपस में एक मिला। मुसलमानों का और हमारा डीएनए एक मिला। क्योंकि वो धर्म परिवर्तित किया, डीएनए थोड़ी बदला, डीएनए तो वही है। तो ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है और ब्राह्मणों के डीएनए का नाम R1A1 है। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम, आपको अगर कोई पूछे ब्राह्मण विदेशी प्रमाण दिखाओ तो आप कहो ब्राह्मणों के डीएनए का नाम R1A1 है और हमारा बहुजन लोगों का डीएनए का नाम L3MN है। तो दोनों का नाम अलग अलग है कि नहीं? L3MN हमारा और ब्राह्मणों का R1A1 विदेशी। तो विदेशी लोगों की अब ये साजिश चल रही है। ब्राह्मणों को पता चल गया, डच आए चले गए, मुगल आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, ब्राह्मण आए अब जाने का नाम नहीं लेना चाहते। उनको पहले डर था कि कहीं ये शासक जमात बन जाएगी तो हमारा हिसाब किताब ले लेगी, तो डर के मारे हमको भागना ना पड़े। इसलिए ब्राह्मण अब क्या कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है हम यही के मूल्यवासी है। ब्राह्मण आगे क्या कह रहा है? हम यही के मूल्यवासी है। और रामायण महाभारत को प्राचीन दिखा रहा है। हमारा SC ST OBC धर्म भीरू है, इसलिए उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के अंदर विवाद खड़ा कर रहे और कह रहे मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे मस्जिद के नीचे सम्राट अशोक के बुद्ध विहार है। ब्राह्मण हिंदू मुसलमान नाम का नाटक नौटंकी क्यों कर रहा है? ताकि लोगों का ध्यान 2024 के EVM के खिलाफ न रहे, बल्कि हिंदू मुसलमान समस्या पर लोगों का ध्यान रहे। ब्राह्मण लोग विदेशी है और ब्राह्मण जब विदेशी है, ये बात किसान को पता चलेगी, ये बात OBC को पता चलेगी, तो वो लोग कहेंगे अगर ब्राह्मण भी विदेशी है, सिद्ध हो गया है, तो ब्राह्मण का हिंदुत्व हवा में उड़ जाएगा। अगर 6 लाख गांवों तक ब्राह्मण विदेशी है संदेश गया तो ब्राह्मण का हिंदुत्व हवा में उड़ जाएगा। बहुजन समाज को ब्राह्मणों से हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ब्राह्मण ही विदेशी हो गया तो ब्राह्मण के हिंदुत्व का क्या होगा? वो तो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि हिंदू ब्राह्मणों द्वारा प्रचार में लाया हुआ शब्द है। यही ब्राह्मण थे 1874 तक कह रहे थे हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की, उसने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, क्या लिखा? हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू आक्रांता मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, ये अर्थ होता है। 1874 तक ब्राह्मण अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं था। संविधान लागू हो गया, ब्राह्मण के हाथ में कटोरा आ गया, क्योंकि ब्राह्मण के पास वोट नहीं था। अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का सहारा लिया और अपनी कम आबादी और अपना विदेशीपन हिंदू शब्द में छिपा लिया, और अल्पसंख्य लोग 1950 से लेकर हिंदू और हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे हैं हमारा भी हिंदुत्व है, बीजेपी वाला भी दावा कर रहे हैं हमारा हिंदुत्व है, कांग्रेस वाले कह रहे हमारा स्वार्थ है। बीजेपी वाला कैसा सख्त है, बीजेपी वाला मुसलमान को कैसा काटता है? एक ही झटके में गर्दन काटता है। और कांग्रेस के ब्राह्मण क्या बोलते हैं? मौलाना दर्द हो रहा है, हल्लू हल्लू काटो, काटना तो तय। एक चाहे कांग्रेस के हिंदुत्व आ जाए या बीजेपी का हिंदुत्व आ जाए, ये हिंदुत्व नाटक नौटंकी है, ये ब्राह्मणत्व है, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने का मामला
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बीजेपी और आरएसएस के आतंकवादी लोगों की फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग की। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने कहा कि बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग ब्राह्मण लोग, जबकि कांग्रेस ब्राह्मण की सत्ता है या बीजेपी ब्राह्मण की सत्ता है, तो हमारी ब्राह्मणों की सत्ता होने के बावजूद हम बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा हम बम ब्लास्ट इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों का जनमत बनाया जाए कि संविधान के कारण मुसलमान बाहर से यहाँ आ रहे और वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, इसीलिए संविधान बदलना चाहिए, ये माहौल तैयार करने के लिए हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं। फिर दूसरे ब्राह्मण ने पूछा अगर ये संविधान रद्द कर दिया तो हमारे पास दूसरा संविधान अभी रेडी है क्या, वो कौन सा संविधान रहेगा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कहा चिंता किस बात की है, मनुस्मृति हमारे पास है, 14 श्रुति स्मृतियां है, हम सबको इकट्ठा करके लागू करेंगे, नहीं तो मनुस्मृति को लागू करेंगे। और फिर उसने उसकी असली बात बोल दी, उसने कहा we will fight this constitution, we will fight this constitution, we will fight this nation because this nation is not ours। यानी पब्लिकली भागवत बोल रहा हिंदुत्व, मगर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित उसने निजी तौर पर आतंकवादी ब्राह्मणों के मीटिंग में कहा भारत ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए संविधान के खिलाफ हमें काम करना होगा और भारत के लोगों के खिलाफ काम करना होगा। 2014 के चुनाव के बाद जिनको कभी जमानत नहीं मिल सकती थी, जिनको सूली पर चढ़ाया जाना तय था, प्रज्ञा ठाकुर आज का है पार्लियामेंट में, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का है मिलिट्री में, अभी भी केस चल रही है, मगर उसको मिलिट्री का ओहदा फिर से दिया गया। यहाँ का उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आतंकवादी ब्राह्मण रमेश उपाध्याय बाहर आ गया, बंगाल का ब्राह्मण आशीष चटर्जी बाहर आ गया, कश्मीर का ब्राह्मण शंकराचार्य बाहर आ गया। ये ईवीएम के कारण देश खतरे में है, आरएसएस बीजेपी से देश को खतरा है, ये बात उनके कुकर्मों से पता चली है। इसलिए साथियों ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई का ही एक हिस्सा है। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं इस जानकारी का आप समाज में उपयोग करो तो आपके समाज में आशा पैदा होगी। वैसे तो निराशा है, वैसे तो समाज में निराशा है, मगर लोगों को पता चल रहा है जंगे मैदान में वामन मेश्राम साहब मैदान में डटकर लड़ रहे हैं तो लोगों में आशा और विश्वास पैदा हो गया है और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा से आगाज हो गए, शुरुआत हो गई है। आप इसके साथ जुड़े रहिए और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए आप गांव-गांव में संदेश पहुंचाइए। यही बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव जी। और आज के इस कार्यक्रम की समापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। आप लोगों ने